Now in this lecture, continuing from lecture 2, we will study more properties of definite integration. Properties क्या points हमें important discuss करने हैं इसमें. So let's say again we discuss a point, let's say point 3, and it says if fx is a continuous function, fx is a continuous function in a comma b, then if integral a to b fx equals to 0, then there exists at least one root of fx equals to 0 in a comma b. तो जो पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि अगर हमारा फंक्शन fx कंटिन्यूअस है a से b इंटरवल में और हमने इंटीग्रल निकाला a से b fx dx और उसकी वैल्यू 0 आई, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन fx है, इफ दिस इक्वेशन को हम सॉल्व करें fx इक्वल्स टू 0, तो इसकी एटलीस्ट एक रूट a से b के बीच में ज़रूर आएगी. कैसे आएगी? लेट्स से वी ड्रॉ फंक्शन fx. अब पहले तो ये समझना है कि a से b fx dx 0 का मतलब क्या है. इसका मतलब है एल्जेब्रिक एरिया क्या आ रहा है? 0. अब एल्जेब्रिक एरिया 0 आने का मतलब तो यही हुआ कि कुछ पार्ट पॉजिटिव रहा होगा, कुछ पार्ट नेगेटिव रहा होगा, और दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही होगी? इक्वल हो रही होगी. तो वो क्या हो गया? 0 हो गया. तभी 0 आ सकता है, क्योंकि अगर फंक्शन थ्रू आउट अबव एक्स एक्सिस होता तो पॉजिटिव वैल्यू आती, थ्रू आउट नेगेटिव होता मतलब बिलो एक्स एक्सिस होता तो नेगेटिव वैल्यू आती इस इंटीग्रल की. अब वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कुछ पार्ट ऑफ द कर्व अबव एक्स एक्सिस है, कुछ पार्ट बिलो है, और जो एरिया आ रहा है दोनों पार्ट्स का वो न्यूमेरिकली इक्वल है, पर एक पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, एक पार्ट नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स इस तरीके की सिचुएशन हो गई. तो अब अगर हम लेट्स से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक हम इंटीग्रेट करें, तो क्या इसका मतलब है कि ये एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, ये एरिया अबव एक्स एक्सिस है, और इन दोनों का एरिया क्या आ जाए? सेम आ जाए. तो अगर ये a है तो ये क्या होगा? माइनस a होगा. तभी इन दोनों का एरिया अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा. अब अगर ये 0 आया, इसका मतलब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर काट रहा होगा, और जिस पॉइंट पे काट रहा होगा वही इसकी क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन की क्या बन जाएगी? रूट. fx इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन की एक रूट ये है, तो एटलीस्ट हमारी एक रूट जरूर होगी fx की, fx इक्वल्स टू 0 की एक रूट हमारी a से b के बीच में जरूर होगी, अगर हमारा फंक्शन fx कंटिन्यूअस है और उसके इंटीग्रल की वैल्यू फ्रॉम a टू b 0 आ रही है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, और अदर लेट्स से फोर्थ पॉइंट, इफ fx is greater than 0 for all x belonging to a to b, अगर a से b के बीच में फंक्शन जो fx है वो थ्रू आउट पॉजिटिव आउटपुट्स दे रहा है, देन अगर हम इंटीग्रल निकालेंगे फ्रॉम a टू b fx dx, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी. एंड दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हमारा लेट से एक कर्व है जो कि थ्रू आउट पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू fx. अब यहाँ पे फंक्शन fx a से b के बीच में फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b थ्रू आउट पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, ये पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, तो इसके अंडर जो एरिया आएगा बिटवीन दीज लाइंस एंड दी एक्स एक्सिस, ये क्या आएगा? इसका एल्जेब्रिक एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, a आएगा विच विल बी ग्रेटर देन 0. सिमिलरली इफ fx is less than 0 for all x belonging to a to b, then उसका जो इंटीग्रल आएगा फ्रॉम a to b fx dx वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा. दिस इज ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस y एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज योर ग्राफ. तो फ्रॉम x इज इक्वल टू a तो लेट्स से x इज इक्वल टू b, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है? बिलो x एक्सिस है,
तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, द एक्स एक्सिस एंड दीज लाइंस वुड बी व्हाट, पूरा पूरा अलजेब्रिक एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये जो इंटीग्रल है वो क्या बताता है, अलजेब्रिक एरिया ही बताता है। इसका मतलब इसका अलजेब्रिक एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी, रादर लेस देन 0 आएगी। लेट्स से वी टेक पॉइंट नंबर 5, इफ fx is greater than or equal to 0 or fx is less than or equal to 0 and it is obviously continuous in the interval a to b। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन पूरा का पूरा a से b इंटरवल में या तो थ्रू आउट पॉजिटिव है एट मोस्ट 0 दे सकता है, या थ्रू आउट नेगेटिव है एट मोस्ट 0 दे सकता है। एंड इफ a से b fx dx 0 आता है उसका, तो इसका इन्फ्रेंस क्या है, देन fx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b। अब इस बात को समझते हैं, हमारा फंक्शन या तो थ्रू आउट पॉजिटिव है या थ्रू आउट नेगेटिव है इस इंटरवल a और b में, स्टिल उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है इंटीग्रल की। इसका मतलब तो ये हो गया कि फंक्शन ही 0 हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी बात की, लेट्स से वी हैव टू सिचुएशंस। अगर हमारा थ्रू आउट पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये जो a से b x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b जो एरिया आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अलजेब्रिक एरिया पॉजिटिव होगा। अगर बिलो x एक्सिस है तो x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन हमारा इंटीग्रल यानी ये अलजेब्रिक एरिया 0 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है मुमकिन, जब fx क्या हो जाए, खुद 0 हो जाए, मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो जाए। क्योंकि अगर fx पॉजिटिव होता, जो कि ये केस है, यहाँ पे fx क्या है, थ्रू आउट पॉजिटिव है, यहाँ fx थ्रू आउट नेगेटिव है, तो यहाँ तो एरिया 0 नहीं हो सकता। इस अलजेब्रिक एरिया जो हम निकाल रहे हैं इंटीग्रल, ये 0 नहीं हो सकता। या तो ये थ्रू पॉजिटिव आएगा एरिया अलजेब्रिकली, या नेगेटिव एरिया आएगा, और स्टिल एरिया 0 आ रहा है। तो इसका मतलब fx क्या हो रहा होगा, 0 ही हो रहा होगा इस पूरे इंटरवल में, तभी ये एरिया 0 आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स टेक अनदर पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट 6 क्या कहता है, लेट इन a to b fx is greater than gx। ठीक है, इस इंटरवल में a से b में दो फंक्शंस हमने डिफाइन किए fx और gx, और पाया कि fx थ्रू आउट gx से ग्रेटर आउटपुट्स देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, देन इंटीग्रल a to b fx dx will be greater than a to b fx rather gx dx। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं fx और gx, और सच दैट कि fx आउटपुट हमेशा gx से ज़्यादा देता है हर पॉइंट पे, तो अगर हम उनका अलजेब्रिक एरिया निकालेंगे, दैट इज इंटीग्रल निकालेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to b, तो वो भी इसका अलजेब्रिक एरिया a1 वुड बी ग्रेटर देन इसका अलजेब्रिक एरिया a2। लेट्स सी दिस। लेट्स से क्या सिचुएशन है, लेट्स से हमने कहा ये फंक्शन fx है, लेट्स से ये फंक्शन gx है। आप देखें फ्रॉम a to b, लेट्स से these are the two lines, x is equal to a and x is equal to b। इस पूरे इंटरवल में fx का आउटपुट gx से ज़्यादा है, तो एरिया अंडर gx, ये जो इंटीग्रल निकाला a to b gx dx, वो ये एरिया होगा। दोनों एरिया पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों एरिया अबव एक्स एक्सिस हैं, और वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो ये लेट से एरिया a1 है, और एरिया अंडर fx क्या होगा, एरिया अंडर fx ये पूरा होगा। ये एरिया क्या होगा, दिस एरिया वुड बी a2, एंड लेट्स से यहाँ बना देते हैं दिस एरिया इज a1। तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव हैं, पर एरिया a2 क्या है, ग्रेटर देन एरिया a1 है, और एरिया a2 इज रिप्रेजेंटेड बाय a से b fx dx, और a1 a से b gx dx। तो अगर फंक्शन fx थ्रू आउट ग्रेटर है फंक्शन gx से इन एन इंटरवल,
तो उनके इंटीग्रल भी उसी डायरेक्शन में रहेंगे, दैट इज इंटीग्रल a टू बी ई एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू a टू बी जी एक्स डी एक्स से ज़्यादा रहेगी। अगर उल्टा हो जाए, दोनों फंक्शंस नेगेटिव आउटपुट्स दे रहे हैं, लेट्स से दिस इज gx and let's say this is fx, y is equal to fx, y is equal to gx। अब देखिए gx हमने नीचे इसलिए बनाया क्योंकि नेगेटिव आउटपुट जितना छोटा होगा उतनी ही उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो लेट्स से वी टेक द इंटरवल फ्रॉम लेट्स से a टू b, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिया a से b fx dx, लेट्स से ये एरिया a1 है, एंड a से b gx dx, दिस इज एरिया a2। एरिया a1 कौन सा होगा, अंडर fx, तो ये एरिया a1 हो गया। और एरिया a2 क्या होगा, दिस वुड बी द एंटायर एरिया जो gx के नीचे आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई a2। अब न्यूमेरिकली तो a2 a1 से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये एरिया नेगेटिव है, क्यों है, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है दोनों एरिया। तो अगर हम मॉड लें तो मॉड a2 इज ग्रेटर देन मॉड a1, अगर साइन छोड़ दें तो a2 का एरिया a1 से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो जो माइनस a2 होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस a1। और ये a1 क्या है, नेगेटिव ही है, a2 भी क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब जो एरिया fx के नीचे है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो एरिया gx के नीचे होगा वो क्या होगा, कम होगा। किससे, fx के एरिया के से कंपेयर करें तो चाहे फंक्शन हमारा अबव एक्स एक्सिस हो दोनों या दोनों बिलो एक्स एक्सिस हो, अगर fx की वैल्यू थ्रू आउट gx से बड़ी रहती है तो उनके इंटीग्रल भी उसी हिसाब से चलेंगे कि अगर fx ग्रेटर देन gx है तो इंटीग्रल a से b fx dx विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रल a से b gx dx। और इंटीग्रल का क्या मतलब है, एल्जेब्रिक एरिया, एल्जेब्रिक एरिया भी उसी हिसाब से हमारे आएंगे। Now let's take a few examples on this concept. Let's say we take this example. Let's say we have an integral I1 from pi by 3 to pi cos raised to power 3x dx, and we have I2, and this is from pi by 3 to pi by 2 cos cube x dx, and we want to find out कि कौन सा इंटीग्रल बड़ा वैल्यू देगा, which is greater or which is smaller, जो आप चाहें, which is greater, कौन सा इंटीग्रल बड़ा होगा। तो if you note cos cube x यहाँ भी है, cos cube x यानी x यहाँ भी, यानी फंक्शन तो सेम है, सिर्फ लिमिट्स डिफरेंट है। यहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फर्स्ट वाले में पाई बाई 3 से पाई तक, दूसरे में इंटीग्रेट कर रहे हैं पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक। तो ठीक है, अगर इसका हम एक फिगर बनाएं, लेट्स से वी हैव दिस, और cos x का ग्राफ ऐसे होता है, लेट्स से ऐसे हमने बनाया। तो दिस पॉइंट इज लेट्स से पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, ये भी पाई बाई 2 है, दिस इज पाई, दिस इज पाई, लेट्स से दिस इज पाई बाई 3, ये भी पाई बाई 3। तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटीग्रल, पाई बाई 3 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, पाई बाई 2। तो ये सेकेंड इंटीग्रल की बात हो रही है, यानी हम इतना एरिया निकाल रहे हैं। फंक्शन तो सेम है, कॉस क्यूब एक्स का भी नेचर यही आएगा, सिर्फ श्रिंक या एक्सपैंड होता है तो नेचर तो यही, शेप तो यही रहेगा। और दूसरे इंटीग्रल में हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, पाई बाई 3 से पाई, यानी ये एरिया भी एंड ये एरिया भी। इफ यू लुक क्लोजली, फर्स्ट वाले में जो हम एरिया निकाल रहे हैं, लेट्स से दिस इज A1, और यहाँ पे भी A1 तो इतना आएगा ही, और ये A2 एक्स्ट्रा है। बट पहले वाले में हमने जब पाई बाई 3 से पाई बाई 2 किया तो सिर्फ A1 एरिया आया, विच इज इंटायरली पॉजिटिव, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो A1 क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ भी सेकंड केस में भी A पॉजिटिव है A1, लेकिन A2 क्या हो गया, A2 तो नेगेटिव है बिकॉज बिलो एक्स एक्सिस है, और वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे जो ये वाला केस है,
दिस इज I1, दिस इज I1। तो I1 वाले में जो नेट एरिया आएगा वो क्या होगा, A1 माइनस A2, एक्चुअली A1 प्लस माइनस A2 लिखा है तो वो क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। तो इसमें एरिया, यहाँ पे एरिया A1 है विच इज पॉजिटिव, यहाँ पे A1 तो है लेकिन उसमें क्या हुआ, एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यानी A1 माइनस A2 वुड बी लेस देन A1। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 इज लेस देन A2 और अदर I2। तो इसका मतलब कौन सा इंटीग्रल बड़ा है, I2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि I1 में जो हमने एरिया इंटीग्रेट किया उसमें नेगेटिव एरिया भी आ गया, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अलजेब्रिक सम बताता है ये इंटीग्रल, तो ये पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेयर एज फर्स्ट वाले केस में खाली पॉजिटिव एरिया आ रहा है, उसमें तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा, तो A1 वुड बी ग्रेटर देन A1 माइनस A2, तो यानी इंटीग्रल I2 इज ग्रेटर देन इंटीग्रल I1। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। We have to find which integral is greater. Let's say this is I1 from pi by 4 to let's say pi by 3 tan cube x dx, and I2 is pi by 4 to pi by 3 tan let's say 5x dx। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिफरेंट है बट लिमिट सेम है। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन हमारा क्या है, tan रेज़ टू पावर 5x, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हैं, x बिलोंगिंग टू पाई बाय 4 से पाई बाय 3। अब जो tan x है इसकी वैल्यू 1 होती है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, यानी जिस इंटरवल में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वहां पे tan x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, तो यानी tan रादर fx tan रेज़ टू पावर 5x और लेट्स से gx अलग है फंक्शन, tan क्यूब x है। तो अब चेक करिए कि व्हेन tan x इज ग्रेटर देन 1, पूरे इंटरवल में पाई बाय 4 से पाई बाय 3 में tan x ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब tan x वुड बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 इन पाई बाय 4 से पाई बाय 3। तो tan क्यूब x और tan 5x में कौन बड़ा रहता होगा, ऑब्वियसली tan 5x बड़ा होगा, क्योंकि tan x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो जितनी पावर हम बढ़ाएंगे उतनी बड़ी वैल्यू देगा कंपेयर टू जो पावर कम है। तो इसका मतलब सेम इंटरवल में कौन आउटपुट ज्यादा दे रहा है, tan रेज़ टू पावर 5x ज्यादा दे रहा है, यानी fx इज ग्रेटर देन gx इन द इंटरवल पाई बाय 4 से पाई बाय 3। तो इनके इंटीग्रल भी क्या होगा, इसका इंटीग्रल भी ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा। जो अलजेब्रिक एरिया इसका आएगा fx के नीचे वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा gx के नीचे, तो देयरफॉर I2 विल बी ग्रेटर देन I1। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इफ fx इज ग्रेटर देन gx देन इंटीग्रल a टू b fx dx वुड बी ग्रेटर देन इंटीग्रल a टू b gx dx। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी वांट टू फाइंड विच इज ग्रेटर। लेट्स से I1 है, ठीक है, 0 से पाई बाय लेट्स से पाई बाय 2 साइन रेज़ टू पावर 4x dx, एंड I2 इज 0 से पाई बाय 2 साइन रेज़ टू पावर 5x dx। अब इस केस में fx हमने मान लिया साइन रेज़ टू पावर 4x और gx हमने मान लिया साइन रेज़ टू पावर 5x। इंटरवल तो सेम है 0 से पाई बाय 2, x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। अब 0 से पाई बाय 2 में साइन x का जो आउटपुट होता है वो कहाँ रहता है, फ्रॉम 0 टू 1, यानी वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो जितना पावर हम साइन का बढ़ाएंगे उतना ही वो छोटा आउटपुट देगा, यानी साइन रेज़ टू पावर 4x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी साइन रेज़ टू पावर 5x से, बिकॉज साइन x की वैल्यू फ्रैक्शन रह रही है 0 से 1, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जितना पावर हम रेज करेंगे उतनी छोटी वैल्यू होगी, यानी साइन रेज़ टू पावर 4 मतलब fx ग्रेटर रहेगा gx से हमेशा इन दिस इंटरवल,
when x belongs to 0 से पाई बाई 2, when x belongs to 0 से पाई बाई 2, थ्रू आउट यहाँ क्या रहेगा, साइन रेज़ टू पावर 4x की वैल्यू हमेशा साइन रेज़ टू पावर 5x से ज़्यादा रहेगी, देयरफॉर 0 से पाई बाई 2 fx dx की वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 से पाई बाई 2 gx dx। तो देयरफॉर 0 से पाई बाई 2 fx dx कौन सा है, साइन रेज़ टू पावर 4, यानी I1 विल बी ग्रेटर देन I2। तो देयरफॉर I1 किससे बड़ा रहेगा, I2 से बड़ा रहेगा, मतलब इसकी एल्जेब्रिक एरिया जो इसके नीचे आएगा विल बी ग्रेटर देन जो एल्जेब्रिक एरिया इसके नीचे आएगा। अ पॉइंट मोर टू अंडरस्टैंड इज, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम a टू b लेट्स से fx dx, तो वी हैव टू मेक श्योर, जैसे इसका इंटीग्रल आया लेट्स से fx फ्रॉम a टू b, तो आंसर क्या होगा, fb माइनस fa। ये हम पहले भी कह चुके हैं, फॉर दिस टू हैपन जो fx फंक्शन है दिस शुड बी कंटिन्यूअस इन द इंटायर इंटरवल a टू b। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो फिर हमको दूसरे तरीके से इसको निकालना पड़ेगा, वैल्यू हम निकाल देंगे लेकिन स्ट्रेट अवे हम a से b लिमिट्स नहीं लगा सकते। अगर ये किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया fx, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे कहीं भी डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर हम डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते। ये थ्रू आउट अगर कंटिन्यूस है इस इंटरवल a और b में, तब हम ये चीज़ लिख सकते हैं। दिस पॉइंट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। एक छोटा सा पॉइंट और है कि इफ बोथ योर लिमिट्स आर सेम तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जीरो आएगा, बिकॉज इसका इंटीग्रल आया लेट्स से fx एंड वी आर पुटिंग द सेम लिमिट्स fa माइनस fa, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। बट प्रोवाइडेड फंक्शन शुड बी, ये एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट a। अगर ऐसा है, सेम लिमिट्स आ रही हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है और लिमिट सेम है, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। नाउ लेट्स टेक पॉइंट 7, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट 7। अब जो हमने इंटीग्रल a से b fx dx निकाला, तो हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। हम लोग ने जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन किससे करते थे, सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम अपने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देते थे किसी दूसरे वेरिएबल में और फिर इंटीग्रेशन करते थे। तो अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जहां हमें फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हमें क्या क्या चीज़ों को दिमाग में ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करें डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, तो पहली चीज़ है कि द न्यू वेरिएबल जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिस फंक्शन को नए वेरिएबल से, द न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल, जिस इंटरवल में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस इंटरवल में जिस वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं नए वेरिएबल के टर्म्स में, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी 1-to-1 correspondence between the new variable and the old variable, between the new variable and the old variable। जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है फंक्शन या नए वेरिएबल के टर्म्स में, वो 1-1 रहना चाहिए, 1-to-1 मीन्स 1-1 फंक्शन होना चाहिए वो इस इंटरवल में a से b। अगर वो 1-1 नहीं many 1 है तो वो सब्स्टिट्यूशन गलत है। सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि इस इंटरवल में जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिस फंक्शन को, वो 1-1 रहना चाहिए। अगर 1-1 नहीं है तो हम उसको ब्रेक कर देंगे जिससे वो 1-1, या कन्वर्ट कर देंगे जिससे वो 1-1 हो जाए। एंड थर्ड, वी हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू द
न्यू वेरिएबल, जो हमने नया वेरिएबल माना है उसके टर्म्स में अब हमको अपनी लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली जब हम अपना इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएंगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमको ध्यान रखने जब भी हम सब्स्टिट्यूशन से डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव इंटीग्रल 0 to let's say 3 x upon 16 plus x raised to power 4 dx। तो ऑब्वियसली इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम जैसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लेट से टी मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान रहे हैं तो ये हमारा पुराना फंक्शन है, ये नए वेरिएबल के टर्म्स में हमने लिखा है। अब एक्स स्क्वायर का फंक्शन अगर हम देखें तो ये होता है दिस फंक्शन। अब स्टूडेंट्स विल से कि ये तो मैनी वन फंक्शन है, डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट देता है, लेकिन जिस इंटरवल में हम इसे चेक कर रहे हैं 0 से 3, 0 से 3 मीन्स हाउ मच, ये 0 है पॉइंट, ये 3 है, तो 0 से 3 में तो यही बस हम कर्व देख रहे हैं। 0 से 3 में तो ये क्या है, 1 1 है, यानी हमारी ये कंडीशन तो फॉलो होगी कि जो वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो 1 1 रहना चाहिए इन द गिवन इंटरवल। सेकेंडली कंटिन्यूअस रहना चाहिए, जो हमारा नया वेरिएबल है वो क्या रहे, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो 0 से 3 में एक्स स्क्वायर क्या है, कंटिन्यूअस भी है, तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी ये सब्स्टिट्यूशन हमारा सही है। एंड वी हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। तो एक्स स्क्वायर को टी लिया, तो जब एक्स की वैल्यू 0 है तो टी क्या आएगा, 0 आएगा। जब एक्स की वैल्यू 3 है तो टी क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमारे नए वेरिएबल की लिमिट्स क्या हो गई हैं, 0 to 9। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन किए हैं वो भी हमारे सही है, क्योंकि जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, दैट इज 1 1 फंक्शन रह रहा है इस इंटरवल में और कंटिन्यूअस रह रहा है। तो फिर अब क्या हो जाएगा, 0 to 9 x 16 प्लस टी स्क्वायर, और इसका जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो कर देंगे 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी बाई 2, और ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, x dx की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, डी टी बाई 2। तो 1/2 बाहर, इंटीग्रल 0 to 9 डी टी अपॉन 16 प्लस टी स्क्वायर, और ये हमारा tan इनवर्स का फॉर्म है। तो 1/2 इंटू 1/a विच इज़ 4, tan इनवर्स x by a होता है तो t by 4, एंड द लिमिट्स आर 0 to 9। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/8, लिमिट्स रखना तो हमें आता ही है, tan इनवर्स 9/4 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो योर आंसर इज 1/8 tan इनवर्स 9/4। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें इंश्योर करना है कि जिस फंक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ केस में एक्स स्क्वायर, वो हमारा क्या रहे, कंटिन्यूअस रहे जिस इंटरवल में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और 1 1 रहे। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव 0 to pi f of sin x dx। अब ऑब्वियसली इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो हम sin x को क्या ले लें, t। अब अगर हम sin x को t लेते हैं तो sin x फंक्शन कंटिन्यूअस तो है 0 से पाई में, कंटिन्यूअस तो है हमारा फंक्शन 0 से पाई में, पर 0 से पाई में ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। इफ यू लुक एट इट्स ग्राफ तो फिर क्या होगा, इफ यू लुक एट इट्स ग्राफ ये क्या होगा, ऐसे ग्राफ बन रहा है इसका। तो 0 से पाई में ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 होता है तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। देखिए ग्राफ को दो जगह काट रहा है ये, इट इज कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। देखिए तो ये क्या है, मैनी वन फंक्शन हो रहा है, ये 1 1 नहीं है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हम इस पूरी लिमिट पे नहीं लगा सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये सब्स्टिट्यूशन हमारा वैलिड नहीं है अगर हम 0 से पाई में लगाएंगे। तो व्हाट वी डू इज वी ब्रेक दिस इंटरवल, इस इंटरवल को हम तोड़ देते हैं फ्रॉम 0 से, लेट्स से ये π/2 है, अगर हम π/2 तक करेंगे तो ये 1 1 ही रहेगा, कंटिन्यूअस तो थ्रू आउट है ही, लेकिन ये 1 1 हो जाएगा। और π/2 से पाई हम दूसरा लगा दें तोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा,
इस इंटरवल में भी ये 1 1 हो जाएगा, इस इंटरवल में भी 1 1 हो जाएगा, और फिर और कंटिन्यूस ऑलरेडी है ही, तो 0 से π/2 f sin x dx लिखेंगे प्लस π/2 से पाई f sin x dx लिखेंगे। अब अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा। हमें दोनों कंडीशन चेक करनी है, हम जिस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस भी रहना चाहिए गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में, और 1 1 भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें लिमिट्स देखें तो क्या होगा, जब हम x को 0 रखेंगे तो sin x की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी t की वैल्यू क्या आ गई 0, और जब हम x को पाई रखेंगे तो sin पाई क्या होगा, sin पाई भी क्या होगा 0, यानी t 0, जबकि ये फंक्शन 0 तो नहीं है, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो या तो इसका अलजेब्रिक वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। जब हमारी लिमिट्स ही सेम है तो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो वो तब होगा जब हम sin x को t ले लेंगे इस पूरे इंटरवल में। इससे ये गलती हो रही है, इसीलिए हमने इसके लिए क्या करा, 0 से π/2 और π/2 से पाई करा, जिससे कि ये 1 1 भी हो जाए और कंटिन्यूस भी हो जाए। लेट्स टेक अ थर्ड एग्जांपल। लेट्स से वी हैव 0 से पाई sec square x अपॉन 8 81 tan square x, ठीक है, dx। अब ये टाइप के क्वेश्चंस भी हमने करें, क्या होगा, tan x को अगर हम t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है sec square x, तो अगर हम tan x को t ले लें तो 0 से पाई में अगर आप देखें, अगर आप tan x का ग्राफ बनाएं, if we make the graph of tan x, ठीक है, ये अगर हम tan x का पहले x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो हमारा ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है, तो ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये पाई होता है। तो अगर हम 0 से पाई देखें, फ्रॉम 0 टू पाई, यानी सिर्फ इतना पोर्शन देखें, फ्रॉम ये ग्राफ और ये ग्राफ, तो चेक करिए 0 से पाई, यानी यहां से अगर हम इस पॉइंट तक देखें, इस इंटरवल में देखें, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। π/2 पे क्या है, d tan x is not continuous at x is equal to π/2, तो ये तो हमारी कंडीशन वायलेट हो गई सब्स्टिट्यूशन में। ये 1 to 1 तो है, देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे क्या होगा, एक ही जगह ग्राफ को कट करेगा, तो ये इस केस में 1 1 है, 1 1 नेचर तो शो कर रहा है, लेकिन इस बार ये कंटिन्यूस नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम नहीं करेंगे। और इसका भी तरीका क्या है, चेक करिए, sec square x अपॉन 81 प्लस tan square x, चेक करिए ये पॉजिटिव फंक्शन है, ये कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, sec स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, tan स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 81 पॉजिटिव, तो ये हमेशा ये जो फंक्शन f x है क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे 0 से पाई f x dx, तो ये क्या आना चाहिए, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, जो a आएगा वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और होगा क्या, जब हम tan x को t रखेंगे, x को 0 रखिए तो tan x की वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब t 0 आएगा, और जब x को पाई रखेंगे तो tan पाई भी क्या होता है 0 आता है, तो t 0 आएगा, यानी हमारी लिमिट 0 to 0 हो जाएंगी। फिर आप यहाँ कुछ भी हम रखें, ये तो वैल्यू 0 आएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा फंक्शन पॉजिटिव है थ्रू आउट इस इंटरवल में, तो इसका इंटीग्रल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, जबकि आएगी क्या 0 वैल्यू आएगी। और वो क्यों आएगी, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन गलत किया है, हमने पूरे इंटरवल में सब्स्टिट्यूशन कर दिया tan x इज इक्वल टू टी, जबकि वो जो फंक्शन जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो कंटिन्यूस ही नहीं है 0 से पाई, वो π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो इसका सही तरीका फिर क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे 0 से π/2, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस उस पर हमें इसे तोड़ देंगे, sec स्क्वायर x फ्रॉम 81 प्लस tan स्क्वायर x dx, और फिर π/2 से पाई sec स्क्वायर x अपॉन 81 प्लस tan स्क्वायर x। अब इससे क्या होगा कि जब 0 से π/2 हम करेंगे तो उसमें तो ये थ्रू आउट कंटिन्यूस है,
और π/2 से पाई करेंगे वहां भी ये कंटिन्यूस है, 1 ये ऑलरेडी था, तो अब हमारा आंसर अब सही आएगा। तो ये चीज बताने का पॉइंट था कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करें तो जिस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसमें दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है कि जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उस इंटरवल में वो फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस रहना चाहिए और उस इंटरवल में वो फंक्शन 1 प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करी उसने तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन गलत आंसर देगा आपको।